जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 8 मार्च और 8 मार्च से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सफीना हुसैन जी को। देखिए, एजुकेट गर्ल्स फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सफीना हुसैन को 2026 में टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। उन्हें यह सम्मान लड़कियों की एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी के लिए किए गए काम के कारण मिला है। इस साल पूरी दुनिया से सिर्फ 16 महिलाओं को चुना गया है, जिनमें से सफीना हुसैन जी एक हैं। देखिए, सफीना हुसैन जी के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने 2007 में एजुकेट गर्ल नाम का एक एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत के बैकवर्ड रूरल और ट्राइबल एरियाज में उन लड़कियों को वापस स्कूल लाना जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं, मतलब जो स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं, उनको दोबारा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना। इन्होंने राजस्थान के लिए या फिर राजस्थान के सिर्फ 50 गांव से काम शुरू किया था, जो आज 12 राज्यों के 30,000 से अधिक गांव तक पहुंच चुका है। अब तक वो 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को वापस स्कूल भेज चुकी हैं। उनका लक्ष्य है कि 2035 तक 10 मिलियन और लड़कियों तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने भ्रामक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा एआई टूल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। देखिए, सेबी ने मिसलीडिंग फाइन इन्फ्लुएंसर पोस्ट की निगरानी के लिए सुदर्शन एआई टूल लॉन्च किया है। सेबी ने सोशल मीडिया से 1.2 लाख 1,20,000 से ज्यादा मिसलीडिंग पोस्ट हटवाए हैं। देखिए, ये पोस्ट अनरजिस्टर्ड फाइन इन्फ्लुएंसर्स, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके द्वारा डाले गए थे, जो बिना लाइसेंस के इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे थे। भारत में निवेश की सलाह केवल वही दे सकता है जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। डिजिटल मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए एआई टूल सुदर्शन का उपयोग किया जा रहा है। देखो, एआई टूल सुदर्शन के बारे में पढ़ते हैं। यह सेबी द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। यह टूल अलग अलग लैंग्वेजेस में इंटरनेट पर मौजूद ऑडियो, वीडियो और रिटन कंटेंट को ट्रैक करता है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ा जा सके। इसकी स्टेबलाइजमेंट 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन श्री तुहिन कांता पांडे हैं। ये है श्री तुहिन कांता पांडे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा RN रवि जी। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर CB आनंद बोस, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में इस्तीफा स्वीकार किया गया है इनका। शिव प्रताप शुक्ला, ये तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, तेलंगाना के राज्यपाल ये किसकी जगह पर बने हैं? तो जिष्णु देव वर्मा का स्थान लिया है। देखो, इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। नंद किशोर यादव, ये बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, जो नागालैंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त, जिनका नाम है सैयद अता हसनैन, जो बिहार के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। RN रवि, जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे, अब वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो केरल के राज्यपाल थे, उनको अतिरिक्त रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है कविंद्र गुप्ता, जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे, अब वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, अब वे लद्दाख के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। देखो, तरनजीत सिंह संधू, ये पूर्व राजनयिक हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए, कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च 2026 को बजट भाषण में घोषणा की है कि राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इस प्रकार कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बनेगा जो सोशल मीडिया की उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों में मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और स्क्रीन एडिक्शन को रोकना है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना घोषित की गई है।
भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया में मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लागू किया जाएगा। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। देखो, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभंकर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रगति और विकास। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है। उन्होंने जनगणना 2027 के शुभंकर के रूप में प्रगति जो महिला और विकास जो पुरुष का भी अनावरण किया है। भारत सरकार द्वारा 16 जून 2025 को राजपत्र में जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की गई थी। यह जनगणना दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान है और यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। देखो, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें पहली बार स्वयं गणना मतलब सेल्फ एन्यूमरेशन का विकल्प दिया गया है। भारत की जनगणना 2027 के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यह जनगणना 16वीं है। अच्छा, इसके लिए 11,718 करोड़ का बजट रखा गया है। इसका पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना जो 1 अप्रैल 30 सितंबर 2026 तक होनी है, और दूसरा चरण जनसंख्या गणना जो फरवरी 2027 जो बर्फीले क्षेत्रों से सितंबर 2026 तक होगी। देखिए, इसकी विशेषता है भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जाति गणना होगी और इसमें जाति गणना भी शामिल की जाएगी। देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी जो गैर आधिकारिक थी। अच्छा, पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण सहयोग से जुड़े MOU का नवीनीकरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड के साथ। देखिए, भारत और फिनलैंड के पर्यावरण सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया है। यह समझौता पहली बार वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई के क्षेत्रों में मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय अलेक्जेंडर स्टब की वार्ता की है। देखो, फिनलैंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ की राजधानी हेलसिंकी है। अच्छा, यह उत्तरी यूरोप, रूस, नॉर्वे और स्वीडन की सीमा से लगा हुआ एक देश है। अच्छा, इसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं। अच्छा, इसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोषण और स्वास्थ्य से रिलेटेड। देखिए, नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने पोषण और स्वास्थ्य परिणामों की मजबूत करने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य को समर्थन देने के लिए उद्देश्य से किया गया है। इसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में मातृ और शिशु पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। देखो, यूनिसेफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। यूनिसेफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। भारत सरकार के साथ मिलकर नीति निर्माण और कार्यक्रमों में सहयोग करता है। नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ये हैं सुमन बेरी जी।
नीति आयोग का मुख्य काम भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना है। यह भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है जिसका इचिनस गीजर 6 साल बाद फिर सक्रिय हुआ है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस या इटली। अच्छा, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे तक आ जाती है। क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ाई करते रहें। बाय।